साथियों, आप सभी के सामने मैं सोमराज गोदरा स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ विशेष इंटरव्यू को लेकर डॉक्टर हनुमान गोदरा जुड़े हैं, जिन्होंने नीट 2022 में 615 अंक हासिल किए। और आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार इनकी सफलता की क्या रणनीति रही और किस प्रकार सफलता के कदम छुए। सबसे पहले हनुमान जी से मैं चाहूँगा कि आप अपनी सफलता के अहम भूमिका किसकी रही उसके बारे में बताएं। मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका तो मेरे मम्मी पापा की रही, क्योंकि उन्होंने मुझे 4-5 साल के लिए ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट रखा कि सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेरी मेहनत, मेरे गुरुजनों के बताए हुए आदर्श तरीक़ों से और हमारी कोचिंग ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, और इन सब से मिल करके मुझे सफलता मिली इस नीट एग्ज़ाम में। और इस सफलता में सबसे ज़्यादा आप श्रेय किसको देना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने गुरुजन या किसी एक विशेष व्यक्ति? मेरे मम्मी पापा और मेरे ताऊ जी मेघाराम जी को मैं सबसे ज़्यादा ये सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे थे, लेकिन यदि पीछे सपोर्ट नहीं होता है तो फिर हम मेहनत भी नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने मेरा पूर्ण सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से आज मैं नीट में सेलेक्ट हुआ हूँ। और मेरे ताऊ जी मेघाराम जी ने मेरा आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से सपोर्ट किया, सहयोग किया मेरा, जिससे मैं ये मुकाम हासिल करने में सक्सेस हुआ हूँ। कोचिंग करते वक्त खर्चा बहुत आता है, कोचिंग फीस भी लाखों में होती है, हॉस्टल फीस भी होती है। तो उसके लिए आर्थिक जो सहायता की वो मेघाराम जी ने बहुत की, और उससे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाया। दूसरा, मेरे मम्मी पापा ने मेरा विश्वास बनाए रखा और हमेशा मुझे मोटिवेट किया। कभी मैं यदि डिप्रेशन में आ जाता या घबरा जाता या फिर रिजल्ट ख़राब आता, तो भी मम्मी पापा, चाहे उनके मन में कुछ भी हो, चल रहा है कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन, लेकिन वो हमेशा मुझे मोटिवेट रखते थे और मेरे सामने इस तरह से वो प्रेजेंट होते थे कि उनको कोई टेंशन नहीं है कि बच्चा असफल हो गया है, उनको बस ये विश्वास है कि बच्चा सफल हो जाएगा। तो उनके यही विश्वास और उनके ये मोटिवेशन से मैं काफ़ी प्रेरित हुआ, और फिर मैं अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा तो मैं सफल हो गया। और आपका ये 615 तक का सफ़र कौन से प्रयास तक सफल हुआ? आपके कितने प्रयास हुए? मैंने 3 प्रयास किए 12th के बाद में, और चौथे प्रयास के अंदर मेरे 615 नंबर आए हैं। अच्छा, तो शायद बेहतरीन रहेगा कि हमारे सभी दर्शकों को आप ये बता दें कि आपके प्रथम प्रयास में कौन से अंक थे, द्वितीय में कितने थे, तृतीय में कितने थे? प्रथम प्रयास के अंदर मेरे 529 नंबर थे, द्वितीय प्रयास में मेरे 588 थे, तृतीय के अंदर मेरे वापस कम हुए थोड़े, 544 नंबर आए। और इसी के साथ साथ आपके गांव के लोग और आसपास पड़ोसी के लोग, उनके क्या आपको ताने सुनने को मिले या किस प्रकार उनका व्यवहार रहता था जिस विषय में आप अपनी तैयारी को कायम कर रहे थे? मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम। गांव के लोग, आसपास के लोगों का, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सोचने वाले। बहुत से लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया, हमेशा यही समझाते थे कि तुम्हारे पापा फार्मर है, एक होटल पे काम करते हैं, तुम अच्छा पढ़ो, तुम्हें खर्चा दे रहे, जैसे तैसे करके खर्चा दे रहे हैं, मेघ जी सपोर्ट कर रहे, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। उनसे भी मुझे ये प्रेरणा मिली कि चलो मैं तैयारी करूँगा। तो इन लोगों की भी आशा है, मम्मी पापा और जो सपोर्ट करते हैं उन सबका विश्वास है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। तो वो मैंने मेहनत जारी रखी उनके ज़रिए। दूसरा, जो लोग नेगेटिव भावनाएं देते थे, नेगेटिव बातें करते थे, ताने देते थे, तो उनसे भी मैं प्रेरित हुआ, क्योंकि उनसे जलन होती थी। तो उस जलन को मैंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी में बदला और ज़्यादा मेहनत की और लगन से पढ़ा, और मैं सफल हो गया। तो आसपास के वातावरण में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। लोगों से ताने भी सुनने को मिले थे, अलग अलग तरीके की बातें भी सुनने को मिली, लेकिन उसको मैंने नज़रअंदाज किया और अपनी तैयारी में अपने पूर्ण लगन से करता रहा, और उससे मुझे सक्सेस मिली। और अभी मेरा एक प्रश्न रहेगा कि जो अभी नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जिनकी उम्मीद ये है कि वो विद 12th निकले, तो उसके लिए आपके अनुभव हैं, 4 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, तो जो विद्यार्थी ये सपना देख रहा है कि मुझे विद 12th निकलता है, उस विद्यार्थी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उस विद्यार्थी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो मैं 4 अटेम्प्ट के अंदर नीट को क्रॉस किया है, तो ये नहीं है कि आप घबरा जाओ कि आपके 12th के साथ नहीं होगा, इनका 4 से हुआ है तो हमारा भी 2, 3 से या 4 से होगा, ऐसा नहीं है। आप मन से पढ़ाई करो और अपने हर डाउट को क्लियर करते चलो। प्रत्येक टॉपिक को अपने संपूर्ण योगदान के साथ पढ़ें, और अपने जितने भी डाउट हो अपने गुरुजनों को पूछें और उसे क्लियर करें, और उसका सही टाइम पे सही तरीके से रिवीजन करें, और पढ़ाई में पूर्ण ध्यान रखें। आसपास के बात नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें, अच्छे दोस्त बनाएं और कंटिन्यू पढ़ते रहें। मन में ये कभी ख्याल नहीं लाएं
कि हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, हमारा रिवीजन कैसे हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। आप जिस यूनिट के साथ जुड़े हैं, जिस कोचिंग के साथ जुड़े हैं, जिन शिक्षक के साथ जुड़े हैं, वो आपकी सक्सेस के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं और आपके काम को बेहतर करने के लिए हर दिन सोचते हैं। तो आप इस टेंशन में नहीं रहें कि हम सिलेबस कैसे पूरा करें, कैसे पढ़ें। आप बस जो शिक्षक बताते हैं, जो कोचिंग बताती है, स्कूल बताती है, उस मार्ग पे चलते रहिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और V12 जो सिलेक्शन की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं है कि V12 सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। बस अपना माइंड सेट बनाए रखना चाहिए उस एग्ज़ाम के प्रति और अपने आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए कि सिलेक्शन भी ले सकता हूँ, मेरे हर डाउट भी पूरा करूँगा और मैं अपने हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ के और कंप्लीट करूँगा। और मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि क्या नीट यूजी में सिलेक्शन पाने के लिए कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है? सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कोचिंग ज़रूरी है। क्योंकि कोचिंग इसलिए ज़रूरी है, कोचिंग हमें उस तैयारी के प्रति बनाए रखती है। सेल्फ स्टडी के अंदर अपना माइंड सेट कभी गड़बड़ जाता है, हट भी जाता है, अपन थक भी जाते हैं, कभी अपना मनोबल टूट भी जाता है। तो उस मनोबल को बनाने के लिए यदि अपन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति अपने मनोबल को नहीं बना पाता। कोचिंग लेंगे तो उसमें अपन रेगुलर अपने शिक्षक के साथ बने रहेंगे और अपने शिक्षक हमेशा अपन को सही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे और हमें सब्जेक्ट को क्लियर करने, क्वेश्चन को सोल्व करने और हर तरीके की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारी कोचिंग में शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने 2 साल कोचिंग की, उसके बाद कोचिंग करने का मन नहीं, क्लास ज्वाइन करने का मन नहीं, तो फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी कई विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका सीमित इन पढ़ने का सोर्स रखें या बहुत ज़्यादा? नहीं, बहुत ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये है, आप फिजिक्स के एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन जो फिजिक्स के एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको अपन को ज़्यादा योगदान देना चाहिए और ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़े, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़े। फिजिकल के अपन को जो कोचिंग या अपने शिक्षक जो पढ़ाते हैं, ट्यूशन कराते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस रखें। बायोलॉजी की केवल एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब इस सोर्स के साथ ही अपन लिमिट सोर्स के साथ तैयारी करेंगे तो नीट में सिलेक्शन आसान है। वैसे गाइड भी सोल्व करने से दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो ठीक है, गाइड सोल्व करो, गलत नहीं है कोई दूसरी गाइड सोल्व करना, किताब सोल्व करना। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि आप सीमित सोर्स रखो और जितने सोर्स सही है एग्जाम के लिए उनको पूर्ण तैयारी करो उसके साथ, तो आपका सिलेक्शन अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। इसी बात को लगातार कायम रखते हुए मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 अटेम्प्ट में आप कोई बुक लिस्ट बच्चों को रेफर करना चाहें कि फिजिक्स के लिए बेहतर है, केमिस्ट्री के लिए बेहतर है? जी नहीं, मैं स्पेशली तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिजिक्स के लिए एक बुक बता सकता हूँ जिसको हम कहते हैं यूएसएस यूनिवर्सल, जो फिजिक्स की आती है। उसमें यदि बच्चा फिजिक्स में थोड़ा बहुत कमज़ोर है, जिसे ट्यूशन जो कोचिंग देती है वो नहीं हो रहे हैं, तो फिर फिजिक्स में क्या होता है यूएसएस में कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के 20 से 30, 40, 50 क्वेश्चन होते हैं और वो एक ही कॉन्सेप्ट पे होते हैं। तो 10 क्वेश्चन तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो अगले 20 और 30 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वो यूएसएस जो फिजिक्स की है वो फिजिक्स समझने के लिए बहुत आसान है। इसके अलावा फिजिक्स में मैं तो कोई बुक सोल्व करने की गाइड नहीं करूँगा। और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी और सर के नोट्स, और बायोलॉजी में एनसीईआरटी और सर के द्वारा बताई गई थोड़ी बहुत अतिरिक्त बातें, वही ठीक है। और इसके अलावा शायद सभी विद्यार्थियों के मन में ये बातें रहती हैं कि कितने घंटा पढ़ा जाए कंटिन्यू, तो शायद तैयारी को बरकरार एक बेहतरीन मजबूत तैयारी माना जा सके। तो आप घंटे रिफेयर करेंगे या कंटेंट रिफेयर करेंगे? मैं देखो, पढ़ाई के घंटे 8 घंटे 10 घंटे ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि न ये कोई इम्पोर्टेंट रखता है कि 10 घंटे पढ़ने चाहिए, 11 घंटे पढ़ने चाहिए। 10 घंटे वाला सेलेक्ट हो जाता है, 15 पढ़ने वाला नहीं होता। 3 घंटे वाला सेलेक्ट हो जाता है, 10 घंटे वाला नहीं होता। तो वो नहीं है। अपना माइंड शार्प रूप से, एक्टिव रूप से जितने घंटे काम करता है उतने घंटे पढ़ो। उसके अलावा अपने दिमाग को इस तरह से प्रिपेयर करने में लगाओ कि मैं पढ़ाई को बेस्ट तरीके से कर सकूं। ये कोई फिक्स नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका जितना माइंड जितने टाइम के लिए सुपरफिशियली काम करता है वहाँ तक पढ़ना सही है। और बाकी विशेष तौर पर लड़कियों को और कुछ ग्रामीण परिवेश के लड़कों को भी
ये ताने सुनने को मिलते हैं, लोग हजार बात सुनाते हैं, यहाँ से निकलते हैं यदि वो कोटा सीख कर कहीं भी तैयारी करने जाते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यदि वो किसी त्यौहार पर आए तो उन्हें नेगेटिव बातें देखने को मिलती। इसका मतलब लोगों को किस प्रकार इग्नोर किया जा सके? लोगों को तो बस उनकी बातें यदि सुनने को मिल रही है तो सुन लो, उनके पास में जाकर के आप पूछो मत, उनसे कुछ गाइडेंस मत लो, या फिर उनसे आप पहली बात तो उनकी बात का रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना है। 100% ये सोच लो, दिमाग में बैठा लो कि उनकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करना है। जो कुछ भी बोले उनको सुनते जाओ। अब उस जो सुनी हुई बात नेगेटिव है उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी बना लो और अपनी मेहनत में और लगा लो, ताकि आपको सिलेक्शन या फिर आपको जो सक्सेस है वो जल्दी मिलेगी। ताने को ऐसे हेडेक मत लेना और नहीं उसको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करना। हमेशा इस तरह से आप नज़रअंदाज कर सकते हो कि चलो तुम कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा शांत मन से या तो उसको जवाब दे दो या अपने मन में ही बोल दो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो ताने सुनने को मिल रहे हैं, जो गलत बातें सुनने को मिल रही है, उसको नज़रअंदाज करने का तरीका यही है कि उनका रिप्लाई भी न दो और उनको सुन करके उस नेगेटिव एनर्जी को, उस नकारात्मक बातों को अपने अंदर सकारात्मक रूप से चेंज करके अपने सक्सेस में लगा दीजिए। और बाकी यदि आप आपकी MBBS कंप्लीट होने के बाद कहीं भी आपकी पीजी पूर्ण होने के बाद में आपको कोई भी यदि CHC चुनाव का ऑप्शन मिलेगा तो आप ग्रामीण परिवेश में आना पसंद करेंगे या शहरी परिवेश में? देखो ये तो थोड़ी लंबी बात हो गई, 5-7 साल हो जाएंगे उसमें, उस टाइम का क्या माइंडसेट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा यही माइंडसेट है कि ग्रामीण इलाका बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपन सब गांव से हैं, अपन ने सब ने वो समस्या झेली है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ग्रामीण चिकित्सालय कैसे होते हैं, क्या उनमें समस्या होती है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में अपन को पोस्टिंग मिले और वहाँ से बढ़िया काम करें, अपन उत्तम काम करें। और आपके मन में ये डॉक्टर बनना ही क्यों आया? क्यों ना इंजीनियर बने, क्यों ना IAS बने, IPS बने, अध्यापक बने, आपने डॉक्टर को ही क्यों चुना? देखो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में, मेरे 89.17% बने थे, मैं अपनी स्कूल का टॉपर था। मेरा तो मन साइंस में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे इतना थोड़ा बहुत सुनने को मिला था कि साइंस में पैसे बहुत लगते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। मैं तो आर्ट्स पढ़ने वाला था, लेकिन मेरे चाचा जी के लड़के ने CLC सिक्कर को ज्वाइन किया था। फिर उसको सुनने में आया कि वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, तो फिर वहाँ स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसे सुनने को आया। तो मम्मी ने बोला कि तेरे को भी स्कूल में पढ़ाते हैं, उधर सिक्कर ही पढ़ाएंगे। फिर मैं वहाँ चला गया। अब मेरे मैथ में रुचि थी तो मैंने मैथ लेने की सोची, लेकिन जब CLC में गए तो हमें जो स्टडी मटेरियल मिला था उसमें सबसे ऊपर फिजिक्स की मॉड्यूल थी। तो मैंने उसको खोला तो देखा तो उसके अंदर मैथ वाला जैसा कुछ लगा, तो मैंने कहा मैथ ही होगी। बाकी हमने इतना नहीं सोचा, क्योंकि हमें तो इतनी बड़ी स्कूल में लेके गए थे पढ़ाने को, तो हमने शहर देखा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, तो हमारे वो मैथ, बायो, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी दिमाग में नहीं आया। हम तो बस जो दिया उस पर चल पड़े। फिर धीरे धीरे पता लगा कि हम डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और फिर जब शुरू ही कर दी तो उसका तो हमें ये नहीं पता था कि उसको रोका कैसे जाए, उसका विरोध कैसे करें। हमें तो पता था ये प्रोस दिया तो हमें ये खाना है, मतलब उसने शुरू करा दी तो हम इसकी तैयारी करेंगे। फिर हम उसकी तैयारी में लग गए, 12th पास कर ली। फिर वो एम बन गया था कि बस इसको नीट को क्लियर करना है। फिर वो अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा दी, और हमसे मेरे अंकल जी ने, पापा ने, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर चलते गए। असफलताएं भी मिली 3 बार, फिर सफल भी हो गए हम। इस तरह से हमने डॉक्टर। और बाकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों के अंदर भ्रम की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और मुझे शायद इस विषय में ज़्यादा संज्ञान नहीं है। तो आप उन विद्यार्थियों के लिए जिनके कम परसेंटेज होंगे, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकते? उनके मन में क्या भावनाएं बीत रही होगी, उन पर क्या कहना चाहिए? मैं 2 बात कहना चाहूँगा इस परसेंटेज में। देखो, परसेंटेज आपके पॉजिटिव में भी आएंगे और नेगेटिव में आएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है आपको रास्ता दिखाएंगे। यदि किसी बच्चे के 90% बनते हैं तो आसपास के लोगों से ये सलाह दी जाएगी उनके पेरेंट्स को कि इस बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराएं, आगे कहीं दूर भेजें, इंग्लिश मीडियम या फिर कहीं नीट, डॉक्टर, इंजीनियर बनाएं, IAS, IPS दिल्ली भेजें। ये फीडबैक मिलेगा जब 90% होंगे अच्छे परसेंट। तो ये जो आपके ज़्यादा परसेंटेज बन रहे हैं, ये आपको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए सहयोग करेंगे। दूसरी बात, जो कम परसेंटेज बनते हैं, अब कम परसेंटेज बनते हैं तो आपका फीडबैक तो नेगेटिव मिलेगा आसपास से, ये तो आप सब जानते हो। लेकिन कम परसेंटेज बनने का यदि किसी को कारण पता है कि किस वजह से, एग्जाम से पहले आप माना कि बीमार हो गए या किसी परिस्थिति वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, जबकि आपने पूरे साल बहुत बढ़िया पढ़ाई की, तो उसमें आपने कम परसेंटेज बन गए, लेकिन आपकी मेहनत ठीक थी, बढ़िया थी, आप पढ़ने में अच्छे हो,
तो उसमें आप घर वाले आपके सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो कम परसेंटेज वाला बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 10वीं तक कम पढ़ाई की और आप 60% बने और आपको डॉक्टर बनना है, और घर वाले भी कह रहे हैं कि चलो तेरे को डॉक्टर की तैयारी करा देते हैं, नीट की कोचिंग करा देते हैं, और फिर वो 60% वाला अपना संपूर्ण योगदान देता है, लगन से मेहनत से पढ़ाई करता है, किसी भी विसंगति में नहीं पढ़ता है, तो फिर वो भी डॉक्टर बन सकता है, वो भी नीट क्लियर कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IIT कर सकता है। प्रश्नों के इसी सिलसिले में मेरा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न रहेगा कि बच्चों के लिए पिछले 2-3 सालों से ये ऑनलाइन स्टडी का प्रचलन आया है, तो कई विद्यार्थियों के भ्रम भी रहता है और ये समस्या भी है कि ऑनलाइन अध्यापन बेहतर है या ऑफलाइन। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही भी है गलत भी है। पहले बता देता हूँ गलत कैसे। ऑनलाइन स्टडी मोबाइल की विसंगति हो जाएगी, मोबाइल मिल जाएगा तो सोशल मीडिया का आज बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव है, सब जानते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सअप आ गया, हम बातें करते रहते हैं और भी बहुत, तो ये मोबाइल का वो गलत उपयोग हो जाएगा। और मोबाइल लेने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो अपनी बॉडी पे पड़ेगा और बॉडी में आँखों पे पड़ेगा, आँखें ख़राब भी हो जाएगी, फिर वहाँ से कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाएंगे और मोबाइल से अपन अपनी पढ़ाई पे संपूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अदर चीज़ों पे भी अपन ध्यान लगाएंगे तो अपनी पढ़ाई का जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, या फिर उसके प्रति जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो नहीं बन पाएगी। और मोबाइल का एक दूसरा ऑनलाइन क्लास का ये फ़ायदा है कि बाई चांस आप किसी कोचिंग में ले रहे हो क्लासें, आपको केमिस्ट्री की क्लास बढ़िया नहीं लग रही, या फिर ऐसा टीचर आ गया, टीचर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, अब बुरे उस वे में होते हैं कि उनकी पढ़ाई अपन को समझ में नहीं आ रही है। अब समझ में नहीं आ रही है तो इस मोबाइल के अंदर अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत से अच्छे टीचरों की क्लासें अपलोड की हुई, तो उन क्लासों को लेके अपन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि अपन को किसी टॉपिक का रिवीजन करना है, तो रिवीजन अपन अपने आप से तो पूरा चैप्टर पढ़ नहीं सकते, तो रिवीजन करने के लिए शॉर्टकट पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत सारी वीडियो और शॉर्ट वीडियो अच्छे ट्रिक्स और उपलब्ध हैं, तो इस तरह अपन मोबाइल का सदुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रिपेयर करूंगा कि आप ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ें, कम से कम मोबाइल के संपर्क में रहें, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट गुरुजन जो बताते हैं वही सबसे बेस्ट है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना। धन्यवाद। आज हमारा प्रथम इंटरव्यू रहा हनुमान जी गोदारा के साथ, जिन्होंने नीट यूजी 2022 के अंदर 615 अंक हासिल किए और अपनी अथक मेहनत और प्रयास से इस मुकाम तक पहुंचे। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहे और लगातार मैं अगली इसी सीरीज को जारी रखूंगा। और आपके सामने अभी नीट डॉक्टर्स का हमने मिसाल कायम किया है, तो आगे मैं लगातार इसी सिलसिले में IAS, IPS डॉक्टर्स और अन्य डॉक्टर्स जिनके बेहतरीन अंक हैं और प्रथम काउंसलिंग में उन्हें कॉलेज मिले, ऐसे सारे डॉक्टर से आपकी मुलाकात करूंगा। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं सोमराज, धन्यवाद।